उसका लर्निंग आउटकम क्या है, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द यूनिट। अब एक सब्जेक्ट का कोर्स है, उसके अंदर कोई यूनिट है, अलग अलग यूनिट्स हैं, और वो यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। तो फिर है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द लेसन, उस लेसन का लर्निंग आउटकम क्या है। तो ये ऊपर से ये चीजें हमारे तक आ गई हैं, एज ए टीचर्स हमारे पास आ गए। अब हमको यहां से फिर उनको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके वापस वहां भेजना है। तो डिजाइन करके एक फॉर्मेट आया हमारे पास, उसमें हमको काम करना है, और फिर यहां से उस चीज को जो डिलीवर कर रहे हैं, यहां से हम उसको तैयार करके वो अर्निंग आउटकम हम जो बच्चों में डाल रहे हैं, वहां से वो आकर पूरे नेशनल लेवल तक फैलेगा, और नेशनल लेवल क्यों, इंटरनेशनल लेवल तक फैलेगा। अब इसमें एक चीज और है, इस टर्म का एक इसेंस ये भी है कि सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पर प्रकाशित विज्ञान की पुस्तक के अंदर एक पाठ के अंदर दिए गए विषय वस्तु का लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम जानने के लिए वो जो मैनुअल बना है, उस मैनुअल का उपयोग करना है। वह मैनुअल हमारे लिए गाइडलाइन का काम है, वही संपूर्ण नहीं है। इसलिए उसके सहारे हमको रास्ता देख लेना है, और फिर उस रास्ते में कुछ और भी रास्ते हमको निकालने हैं। इसलिए कहें कि मैनुअल एक संकेत मात्र है, आगे के लिए इसका सारा आसमान हमारे लिए खुला है। अब सवाल उठता है कि वो मैनुअल हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो अभी वहां से प्रवीण जी गूगल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है, लेकिन नेटवर्क की सुविधा नहीं है तो कैसे काम करेंगे, ये हम अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और उसके लिए हमको सबसे पहले अपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जाकर के क्रोम या गूगल खोलना है, और उसको खोलने के बाद आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इसके अगले पर दिखाएगा, इसमें नहीं दिखाएगा। जैसे CBSE http://cbseacademy.nic.in, इस रास्ते से जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टर्न 2020 लिख सकते हैं, बहुत आसान है। टर्न 2020 लिखिएगा तो आपको पहले एक पेज तो था, उस पर पहले एक पेज था जिसमें 6, 7, 8, 9 और 10 इसका एक तरफ साइंस का मैनुअल और दूसरी तरफ मैथमेटिक्स का मैनुअल दिया गया है। अब ये जो दोनों मैनुअल दिए गए हैं, तो आप में से जिस क्लास के साइंस को पढ़ाना है आपको, या जिस क्लास के मैथमेटिक्स को पढ़ाना है, वो मैनुअल आप खोलेंगे। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, इधर दिया गया है साइंस का और उधर मैथमेटिक्स का दिया गया, और ये बनाया गया केवल 6 to 10 के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं इसमें करेंगे। उसके बाद जब आप कहते हैं कि जिस क्लास का मैथमेटिक्स या साइंस आप देखना चाहते हैं उसको करेंगे, ये सेशन साइंस के लिए है, तो अभी 6 क्लास का सब साइंस खुला हुआ है। अब इसको धीरे धीरे आप पर करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें कुल 165 पेज का पीडीएफ है। एक चीज और है, आपको हर बार साइट खोलने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और जब चाहिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें 165 पेज का पीडीएफ है, डाउनलोड करके ऑफलाइन यूज कर सकते हैं।
इस पर सबसे ऊपर आपने देखा था टीचर एनालाइजर रिसोर्स मैनुअल क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस दिया हुआ है। दूसरे पेज पर प्रीफेस दिया है। और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पेज पर यह है हाउ टू यूज दिस मैनुअल। देखिए हाउ टू यूज दिस मैनुअल, इसमें ऊपर का जो है वो वही पढ़ करके मैंने सुनाया था। आप जिस क्लास का पढ़िएगा उसमें वो चीज मिलेगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसमें वो सारी पॉइंट दिए हैं, जैसे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसके बाद देखिए कंटेंट एरिया या कंसेप्ट दिया हुआ है, उसके नीचे देखिए लर्निंग आउटकम्स दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, उसके बाद टेस्ट आइटम्स दिए गए, इसके बाद सजेस्टेड टीचर रिसोर्सेज, ये बॉक्स खाली रखा गया है, लेकिन ये ऊपर की जो चीजें मिल जाएंगी उसके बाद वो दिया गया है। अब इसके बाद हमने सुविधा के लिए एक चैप्टर चुना हुआ है 6th क्लास का, उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो अब ये करोगे है क्या कि 6th क्लास जितने चैप्टर्स हैं साइंस के, इसमें भी वही सारे चैप्टर्स दिए गए। हर चैप्टर के लिए एक अलग मैनुअल है। ये बात 6 to 10 सब के लिए, साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के सब एक लागू होते हैं। और उसके बाद उसमें टेबल, इसके बाद देखिएगा तो आप टेबल फॉर्म है, इसमें जो किया गया है वो देखिए। एक टेबल है इसमें कंटेंट एरिया या कंसेप्ट दिया हुआ है और उसके बगल में लर्निंग ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा सा ऊपर जाइए, ऐसे इसके जस्ट ऊपर एक ही में सब नहीं बन पाया तो यहाँ पर 2 चीजें दिया। उसके बाद उसके नीचे देखिएगा एक तरफ दिया गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तरफ के ऊपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और दूसरी तरफ क्या हुआ है लर्निंग आउटकम। कितनी चीजें हो गई, कंसेप्ट या कंटेंट एरिया, दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा लर्निंग आउटकम्स, चौथी चीज है नीचे टेस्ट आइटम्स। अब टेस्ट आइटम्स में यहाँ देखिए LOB लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, LOC लर्निंग आउटकम। ये LOB या लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जांचने के लिए, परखने के लिए नीचे कुछ प्रश्न हैं। नमूने के तौर पर उसमें जो प्रश्न दिया गया था मैंने वही वहाँ आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा एक अलग से है जिसमें ये सारी चीजें कंपाइल करके दी है। हाँ नहीं, इसमें नहीं, इससे अलग उसको दिखाने के तो लास्ट में इसको, हाँ तो वहां पर आप देखिएगा, हाँ 6th क्लास। अब इसमें हमने देख सकते हैं इसमें 4 कॉलम्स हैं। पहला कंटेंट एरिया या कंसेप्ट, एक दुनिया में उस कंटेंट एरिया से रिलेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसका लर्निंग आउटकम दिया हुआ है और उसी से जुड़े हुए टेस्ट आइटम्स दिए गए। सुविधा के लिए ये 4 चीजें मैंने इकट्ठा कर दी है, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर ले जाए। इसके नीचे एक और चीज है। अब देखिए एक्टिविटी है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना सजेस्टेड टीचर रिसोर्सेज। चैप्टर के अंत में अक्सर कुछ एक्टिविटीज दी गई होती हैं, कुछ उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब यहाँ पर जो कंटेंट पढ़ाया गया है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उसका लर्निंग आउटकम, उससे रिलेटेड टेस्ट आइटम्स और फिर उससे जुड़े हुए एक्टिविटी, ये 5 प्रकार की चीजें जब मिलेंगी तब जाकर के हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड टीचिंग का काम
कह सकते हैं पूरा हुआ। अब ये हमारे लिए एक गाइडलाइन है, जितना वो ऑब्जेक्टिव दिया गया उतना ही ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने लिया है कंसेप्ट, बहुत आगे बढ़ गया, 6 में जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, यह जो चीज पढ़ाई गई है उतने ही बारे में विचार करेंगे, लेकिन हमने सब भी भोजन करते हैं, बच्चे भी भोजन करते हैं, तो उसमें हम उससे रिलेटेड और भी प्रकार के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स खुद से निकाल सकते हैं, और ऐसा करके ये जो पर्पस है, जो एम है इस मैनुअल का, वो आगे बढ़ा पाएंगे। अब वापस चलते हैं उस पीडीएफ पे, 6 वाले पीडीएफ पे चलते हैं। अगर डेट डाउनलोड डायरेक्ट उसी क्रम में यहाँ पर करके दिखाया जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए ये तरीका भी अपनाया गया है। हाँ, अब आगे बढ़ते जाइए। ये जितने चैप्टर्स लगभग ये अब इसको आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए यहाँ पर आ गया सजेस्टेड टीचर रिसोर्सेज। आपको इसके लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, सब कुछ इसी में मिलेगा। और अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। अब दूसरे क्लास का दिखाइए, 7th क्लास का। नहीं, इसमें ये पीपीटी का ऐसा नहीं है, पर पीपीटी दिखा लीजिए, उसके बाद उसका मैनुअल दिखा दीजिए। एक बार ध्यान से देखेंगे और इस चीज को समझ करके हम यही तक साइंस और मैथमेटिक्स तक सीमित नहीं रह सकते हैं, हम इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए 10th का रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ठीक है, 7th क्लास का है। 7th क्लास में वाटर के बारे में चैप्टर, और इसमें 2 कंटेंट एरिया है। वाटर स्कार्सिटी, पानी का अभाव है, और पीछे है हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, और एक तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ये 3 कंटेंट एरिया है। उसमें पहले कंटेंट एरिया का लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, रिकॉल प्रोसेस दैट जनरेट्स वाटर दैट गोज डाउन ड्रेन फ्रॉम सिंक, यूजेबल वाटर बनाइए। अगर ये हम दर्द और ये पीड़ा और ये फैक्ट अगर हम उस पीढ़ी को दे दें तो वो पीढ़ी उसके प्रति सजग हो जाए। और इस चलिए 10th क्लास पढ़ जाइए। अब इस 10th क्लास में ह्यूमन ब्रेन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ह्यूमन ब्रेन के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ना है? ब्रेन का स्ट्रक्चर ध्यान जाना चाहिए, ब्रेन के कौन से पार्ट का क्या काम है यह ध्यान में आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? कोई जैसे गिरता है, सिर में आगे चोट लगता है, ऊपर चोट लगता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई गूंगा हो जाता है, किसी का कोई पैरालाइज हो जाता है, लेकिन वो मरता है। लेकिन सिर के पिछले हिस्से में यहाँ चोट लगती है, कोई गिर गया, स्पॉट डेथ होता है। ये बात
इतना अवेयरनेस और उसका कारण समझ में आना चाहिए। ये ब्रेन काम कैसे करता है, उसका टूल क्या है? नर्व्स है, न्यूरॉन्स है। नर्व्स के जरिए कम्युनिकेशन शरीर में कैसे होता है। और यह मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि जो व्यक्ति हमारे शरीर के अंदर इस कम्युनिकेशन सिस्टम को समझ गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेकर के इस पूरे के पूरे इस बायोस्फीयर में कहीं भी किसी प्रकार की कम्युनिकेशन को बना सकता है, उसके लिए वो प्रयास कर सकता है, उसके पास उसका रास्ता हो सकता है। इसलिए बहुत सारी चीजों के लिए बाहर नहीं अंदर झांकने की जरूरत है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया, बायोलॉजी का विषय है, लेकिन अगर कंसेप्ट उसको समझ में आ गया तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने डे टू डे लाइफ में डेवलप कर सकता है। क्या ऐसा संभव है कि कुछ न खाएं और हमको खट्टा मीठा तीता कुछ अनुभव होने लगे? सामान्य लोग लगता है संभव नहीं है, पर ऐसा संभव है। शरीर पर चींटी रेंग रही है, हमें अनुभव नहीं हो सकता है, और चींटी नहीं है पर उस रेंगता हुआ भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि अनुभव ब्रेन को करना है। और अनुभव करने का कंडीशन अगर अंदर पैदा हो गया तो अनुभूति होगी। यह केवल शरीर का मामला नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस इस शरीर में केमिकल ढूंढ कर निकाल लेगा, मैकेनिज्म ढूंढ कर निकाल लेगा कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। एक अप्रोच यह भी है, लेकिन इसके ऊपर एक मन है और मन के द्वारा इस पूरी की पूरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकता है, और जो चाहे आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये है टीचर एनर्जाइज रिसोर्स मैनुअल। अब प्रश्न ये उठता है, इतना जानने समझने के बाद यह हमारे कितना उपयोगी है? हम में से कोई एक बंधु अपना ओपिनियन दे सकते हैं एकदम शॉर्ट में, यह मैनुअल हमें कितना उपयोगी हो सकता है? स्वाभाविक रूप से साइंस और मैथ वाले एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा, क्योंकि विषय साइंस का है और मैनुअल मैथ के लिए भी है। कितना उपयोगी हो सकता है? लगता है थोड़ी सी चिंता में 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में कुछ लगता है कि हम बहुत सुस्त हो गए, तो आपके बीच में एक प्रश्न रख रहा हूं। अब समझने वाले जो समझते हो कि वो बता देंगे कि यह विज्ञान का है, गणित का है, पर गणित का सब लोगों ने पढ़ा है 1/2 + 1/2 = 1। लेकिन हम में से कोई होंगे जो ये प्रूफ कर सकते हो कि 1/2 + 1/2 = 2 विथ एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? 1/2 + 1/2 = 2. That way. 1/2 item, 1/2 item. Hey, mathematics.
साइन 1/2 हाँ प्लस 1/2 1/2 फिर हाफ क्यों का एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा इधर जाएगा बराबर ही। मैंने जो कहा है मैथमेटिकली बिल्कुल फैक्ट कहा है 1/2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इज एडेड टू 1 डिवाइडेड बाई 2। एक को बांट के आधा आधा कर दिया गया, हम तो ये समझेंगे वो आधे आधे को जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा, लेकिन हमारे बायोलॉजी वाले को नहीं पता है। एक सेल डिवाइड होता है, हाफ हो जाता है, लेकिन वो 2 हो जाता है। वन सेल डिवाइड्स इक्वली but 2 new cells are produced। यह प्राकृतिक घटना है, प्रकृति में होता है, इसलिए एक बढ़ता है वहां, अब आधा आधा नहीं होता है, वो एक हो जाता है, इसलिए 2 हो जाते हैं। तो अब मैं कंक्लूड करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं पर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते नहीं। हम लोग इस मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, जानते ही नहीं है। आप में से कोई बताएंगे कि वो दूरवादल जो बड़े प्रेम से हम लोग भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत रिच सोर्स है। उसको पीसिए, उसका रस निकाल के पीजिए सवेरे और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। दूध हमारे इर्द है, बहुत करते हैं तो खरगोश को खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं, घोड़े को खिला देते हैं, बेकार रहता तो सिर पे फेंक देते हैं। इतना उपयोगी है, मालूम नहीं। और ये मालूम नहीं है इसलिए हम उसका उपयोग इसलिए नहीं करते हैं। ऐसे ही इस सीबीएसई के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी उपयोगी चीजें मुझे भी नहीं पता। तो हम लोग अगर थोड़ा अवेयर होकर कुछ ढूंढे, वो चीजें मिलेंगी, उसका उपयोग करें, अपने काम को आसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। और मैं समझता हूं अगर हम ये काम कर लिए तो हमारी नई पीढ़ी वो होगी जिसके पास विषय का कंसेप्ट होगा। नहीं तो पढ़ के आए हैं बहुत सारा इंजीनियरिंग, लेकिन एक अनपढ़ आदमी छोटे से तकनीक का, उन्हीं तकनीक का उपयोग करके बड़े बड़े चीजों को इधर से उधर हटा देता है, वो इंजीनियर नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास उस चीज का कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने ट्रिक से प्रश्न को हल करके परीक्षा में अच्छे अंक ला करके डिग्री पाए। हमारे लिए उद्देश्य है कंसेप्ट बिल्ड करना, सीखने की ललक पैदा करना। हम अगर ऐसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा ही प्यासा बना के छोड़ दिया, उस प्यास को बुझाने के लिए वही किताब में, उस किताब में प्रकृति में हर जगह ढूंढ रहा है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऐसे कार्य से ये नई पीढ़ी ज्ञान का वाहक बनेगी। तब सचमुच में भारत हो जाएगा, जो अभी उस पर बहुत सारा काली पड़ा हुआ है, भूल पड़ा हुआ है। इसी के साथ आप लोगों ने बहुत धैर्य से मुझे सुना।
आंखें बंद, 3 बार ओम। जैसा कि जो डिजिटल बोर्ड है उस पर परिलक्षित हो रहा है कि हैप्पी टीचर क्रिएट्स हैप्पी क्लासरूम। ये बिल्कुल सत्य बात है। यदि टीचर हैप्पी होंगे तो अपने मनोनुकूल जो है क्लासरूम को भी हैप्पी बनाएंगे। यदि हम मुंह बनाकर क्लास में जाएंगे तो बच्चे सबसे पहले आकलन करते हैं कि जरूर कुछ न कुछ हुआ है, इसलिए मुंह बना हुआ है। इसलिए जो काम हम करते हैं उस काम को अगर तनाव में भी करते हैं तो करना है, तो क्यों नहीं हम खुश होकर करें, तो हमें जरूर खुशी मिलेगी। ठीक ही कहा गया है, खुशी उन्हें नहीं मिलती, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपने शर्तों पर जीते हैं। खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरे के खातिर अपने शर्तों को छोड़ देते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। आप एक चुटकुला सुनाते हैं, तब अपने रिसोर्स पर्सन को बुलाएंगे ताकि आप कुछ मुस्कुराएं, हंसें। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा बहुत स्नेह भरे शब्दों में, काश तुम शक्कर होती, काश तुम शक्कर होती तो कभी तो मीठा बोलती। वाह वाह। पत्नी का उत्तर सुनकर पति के होश उड़ गए। पत्नी का उत्तर सुनकर पति के होश उड़ गए। कहा, काश तुम अदरक होते, कसम से जी भरकर कूटती। Now I am going to invite our 5th resource person for the today, and he is our Sanskrit teacher, Mr. Dhananjay Mani Tiwari. Please give him his hand. Happy, and we will smile for the whole session. Thank you. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्रारम्भे श्री गणेशं भक्तियुक्तं स्मराम्यहम्। स्मरामि कमलारूढां विद्यानिधिं सरस्वतीं। जननी स्मरणं कृत्वा स्मृत्वा तातं तथैव च आचार्य चरणौ स्मृत्वा सत्रारम्भं करोम्यहम्। परमादरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रभारी प्रधानाचार्य जी, सीईओ श्री तरुण कुमार शर्मा जी, STNC भाई मनोज कुमार मिश्र जी एवं देवतुल्य आचार्य बंधु भगिनी,
अब इस अंतिम सत्र में धैर्य बनाए रखें, इस हेतु आप सबसे केवल प्रार्थना है, अभिनंदन है, वंदन है। कक्षा कक्ष का प्रसंगित स्वरूप दे सकता है। अब विषय यह कि प्रसंचित हम कैसे हों, हम खुशी क्या है, इसको कैसे पहचाने, खुशी को कैसे प्राप्त करें, इस विषय को तो कई तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रमुख विषय है, जैसे कि इस विषय के माध्यम से, इस तथ्य के माध्यम से खुशी क्या है, हम इसको सुगमता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि राजा जनक की पुष्प वाटिका में श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता के मन में जो भाव जगा और सीता को देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में जो भाव जगा वह खुशी है। इसी सिलसिला में गौरी पूजन के समय गौरी मंदिर में श्री कृष्ण को देखकर रुक्मिणी के मन में तथा रुक्मिणी के मन में, रुक्मिणी को देखकर श्री कृष्ण के मन में जो भाव जगा, यह भी खुशी ही है। यदि मित्रता के क्षेत्र में चलें तो द्वारका नगरी में सुदामा को देखकर श्री कृष्ण के मन में तथा कृष्ण को से मिलकर सुदामा के मन में जो भाव जगा, यह भी खुशी है। शिक्षा के क्षेत्र में चलें तो एक सफल शिक्षक को पाकर एक शिष्ट, अनुशासित एवं श्रद्धावान छात्र के मन में जो भाव जगता है तथा उस श्रद्धावान छात्र को, शिष्य को पाकर एक सफल शिक्षक के मन में जो भाव जगता है वह खुशी है। अब खुशी तो हम समझ गए, पहचान गए कि खुशी क्या है, लेकिन खुशी को प्राप्त कैसे करें। एक शिक्षक और एक छात्र दोनों को सदा सर्वदा खुश रहना, प्रसन्न रहना परम आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों पर राष्ट्र का बहुत बड़ा दायित्व है। इसी संदर्भ में श्री राम शर्मा आचार्य जी का कथन है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता। यानी जिन पर इतना बड़ा दायित्व है उनको तो सदा सर्वदा हमें उन दोनों खुश रहना चाहिए ही। अब खुशी हम कैसे प्राप्त करें, इस संदर्भ में कुछ आवश्यक बिंदु है जिस पर आगे विचार करेंगे। जैसे कि एक सफल शिक्षक को सबसे पहले खुद का महत्व विषय है, खुद का महत्व देना होगा। हम प्रसन्न रहें, इसके लिए खुद का महत्व का अभिप्राय, हम क्या हैं, हमें कैसे रहना है, हमारी वाणी कैसी हो, कक्षा कक्ष में हमारी अभिव्यक्ति कैसी हो, हमारा आचरण कैसा हो, इन सारी बातों पर ध्यान देना परम आवश्यक है।
क्योंकि खुशी एक ऐसा शब्द है जिनको सुनते ही मन में सकारात्मक सोच आने लगता है और इससे हमें अतुलनीय शक्ति प्राप्ति होती है। फलस्वरूप असंभव से असंभव कार्य, जटिल से जटिल विषय को भी हम सुगमता पूर्वक प्रतिपादित कर लेते हैं। अतः शिष्य और छात्र दोनों को हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए। यदि दोनों प्रसन्नचित हैं तभी कक्ष का स्वरूप प्रसन्नचित हो सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वच्छता, स्वस्थता, यानी हम प्रसन्न रहें, खुश रहें, इसके लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः हमें स्वस्थ रहना चाहिए। हमें स्वस्थता के अभाव में प्रसन्नता की, खुशी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि शरीर स्वस्थ है तभी हम धर्म की साधना कर सकते हैं। किसी विद्वान का कहना है हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, यानी हम स्वास्थ्य को खो दिए तो अपना सब कुछ, यानी बहुत कुछ खो दिए। अतः एक आजाद को हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए, तभी वह स्वयं संग रहते हुए दूसरे को प्रसन्नता बांट सकता है, अपने छात्र को प्रसन्नता बांट सकता है, अपने विषय का प्रतिपादन भलीभांति कर सकता है। नेक्स्ट, धन का महत्व। यहाँ धन का महत्व का अभिप्राय कृपणता से नहीं है, अनुशासित जीवन शैली से है। धन का महत्व देने का अभिप्राय ये नहीं, मतलब ये नहीं कि घर में परिवार के सदस्य, ये उचित नहीं। धन तो तीसरा गतया भवन्ति गीतस्य जो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यानी निश्चित रूप से धन की तीन ही गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। यानी इस धन को दान का अभिप्राय असमर्थ, आवश्यकमंद, अपाहिज लोगों में दान नहीं दिया गया, सहयोग नहीं किया गया। भोग का मतलब है उसको अपने आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति उस धन से नहीं किया गया, जैसे स्वास्थ्य रक्षा, शरीर रक्षा, बच्चों के, कि जिस व्यक्ति ने धन का महत्व नहीं दिया उनका जीवन बहुत खुशहाल भी नहीं रहा है। यह सत्य है कि यद्यपि धन से ही सब काम नहीं हो सकता है, धन से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, तथापि यह भी सत्य है अध्यात्म चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न विचार करें, चाहे वह शिक्षा करें, तो वहां धन की आवश्यकता, धन का महत्व अवश्य ही परिलक्षित होगा। अध्यात्म में भी कहा गया है तुम बिना यज्ञ न होते, तुम बिना यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी
तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं और दूसरे को भी प्रसन्नता दे सकते हैं, अपने शिष्य को प्रसन्नता दे सकते हैं और कक्षा कक्ष के माहौल को भी खुशनुमा बना सकते हैं। इस नेक्स्ट किसी से बहुत ही ज्यादा उम्मीद नहीं करना, आत्मनिर्भरता, इसी का यह अभिप्राय है। यानी कहने का मतलब कि हमें बहुत है किसी से उम्मीद नहीं करना, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमें अपने आप को ये सोच कर कि हमारा जीवन खुशमय हो, खुशहाल हो, इसे पर हम दूसरे के भरोसे पर अभी तो निश्चित रूप से हमारी सारी खुशी वहीं समाप्त हो सकती है। और हम जब तो फिर हम अपने कक्षा कक्ष को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को प्रसन्नित रखते हुए कक्षा कक्ष को प्रसन्नित रखने का सदा प्रयास करना चाहिए। तनाव को कम करना, अब तनाव को कम करना का मतलब यह है कि तनाव युक्त रहकर, यानी तनाव में रहकर हमें खुश रहें, प्रसन्नचित रहें, हम दूसरे को खुशी दे सकें, अपने कक्षा कक्ष को प्रसन्नचित कर सकें, इसकी कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। तनाव में रहने वाला व्यक्ति ऐसे सम्यक रूप से कर सकें। सकारात्मक सोच, हम आजाद बंधु भरने को हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें ऐसी अद्भुत शक्ति देती है कि जटिल से जटिल काम में हमारे लिए सरल हो जाता है। सकारात्मक सोच के कारण ही, सकारात्मक सोच के कारण ही श्री रामचंद्र लंका पर विजय प्राप्त किए, जो कि बहुत ही जटिल काम था लंका पर विजय प्राप्त करना। लेकिन सकारात्मक सोच के कारण ही वे इस जटिल असंभव कार्य को संभव कर सके। अतः यदि हमें सकारात्मक सोच रख रहे हैं तो जटिल से जटिल विषय, जटिल से जटिल काम को बहुत ही सुगमता पूर्वक आराम से कर सकते हैं। नकारात्मक सोच का परित्याग, जिस प्रकार सकारात्मक सोच है, जिस प्रकार सकारात्मक सोच हमें अद्भुत शक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार नकारात्मक सोच हमारी शक्ति का, हमारे कौशल का ह्रास कर देता है। यदि हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो अपनी किसी भी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नकारात्मक सोच के कारण ही दुर्योधन का जीवन कभी सुखमय नहीं रहा। सामर्थ्यवान होने के बाद भी नकारात्मक सोच के कारण वे संपूर्ण जीवन तनाव में
रहते हुए अपजस को प्राप्त करते रहे। इसी प्रकार महारानी कैकेयी चाहे किसी भी कारण से क्यों न हुआ हो, लेकिन नकारात्मक सोच के कारण महारानी कैकेयी समाज, परिवार या अन्य लोग कौन कहे अपने पुत्र, अपने पति और अपने परिवार के सगे लोगों से भी उपेक्षित हो गए। यहाँ तक कि आज भी कोई माँ अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखना नहीं चाहती है। अतः अपने जीवन में खुशी रहे, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और समाज में जश को प्राप्त करते रहें। ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सदा अपने जीवन में नकारात्मक सोच का परित्याग कर देना चाहिए। किसी बिंदु पर नहीं अटकना। हम आजाद हैं, हमें पूरे दिन विषय का ही प्रतिपादन करना है और विषय प्रतिपादन करते समय कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे में हमें वहाँ रुकना नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ रुक जाने से, अटक जाने से अपनी कार्य क्षमता बाधित हो जाती है और बच्चे भी हतोत्साहित हो जाते हैं। अतः हमें किसी बिंदु पर अटकना नहीं बल्कि उसका समाधान कर बच्चों को मैं प्रशंसा खुशी बांटते हुए क्लास के माहौल को